हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम टू हर घर बनी पाठशाला प्रोग्राम। क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेसन नंबर 4 वायु एयर, डेटेड 1 सितंबर 2020। तो ये वर्कशीट आपको सुबह सॉल्व करने के लिए मैंने ग्रुप में शेयर की थी। उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, मगर बहुत सारे बच्चों ने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया है, या जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया मगर कुछ एक उत्तर उनके गलत हो गए हैं, या जिन बच्चों ने सही उत्तर भी किए हैं, अगर वे भी अपने उत्तरों की जांच करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको ये डिटेल्ड वीडियो बनाकर ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। तो इसको देखकर आप वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर की जांच कर सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस वातावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। तो उसमें बहुत सारी ऑप्शन आपको दी गई थी। तो उसमें एक ऑप्शन थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में हरितगृह प्रभाव पैदा करती है, तो ये सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं या भूमंडलीय तापन क्या होता है। तो इसका सही उत्तर था वाहनों, उद्योगों, अपशिष्ट पदार्थों के जलने, ईंधन के जलने आदि द्वारा निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसों से पृथ्वी का वायुमंडल लगातार गर्म हो रहा है और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहा जाता है। तो ये इसका सही उत्तर था। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पर चर्चा कीजिए, इसको डिस्कस कीजिए, या भूमंडलीय तापन के प्रभाव पर बहस कीजिए। तो इसका सही उत्तर था ग्लोबल वार्मिंग के निम्न प्रभाव हैं। इसमें पहला प्रभाव है ठंडे प्रदेशों की ज़मीन बर्फ़ पिघल जाएगी जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। जो ठंडे प्रदेश हैं, ऊंचे पहाड़ हैं या ध्रुवीय प्रदेश हैं जहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, ग्लोबल वार्मिंग से जब तापमान बढ़ जाएगा तो बर्फ़ पिघल जाएगी और समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा। दूसरा प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन होगा। परिणाम स्वरूप ऋतु चक्र बदल जाएगा जिससे पेड़ पौधों तथा जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि पृथ्वी का जो तापमान वो बढ़ जाएगा और जो क्लाइमेट का जो सर्कल है, ऋतु चक्र जो है वो बदल जाएगा और पेड़ पौधे जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, या कई तरह के जीव जंतु पशु पक्षी पाए जाते हैं, या समुद्र में वो पाए जाते हैं, धरती पर पाए जाते हैं। तो इसमें से कई प्रजातियां हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। थर्ड इसका प्रभाव था ग्लोबल वार्मिंग का पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। कहीं पर अत्यधिक सूखा और कहीं पर अत्यधिक वर्षा होगी। जैसे हम महसूस भी कर रहे हैं कई नेचुरल जो कैलेमिटीज होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग से ही आती हैं। जैसे कई बार लगातार कई दिनों तक बारिश नहीं होती है, या जब वर्षा होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बर्फ़ गिरता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता है, या कई साल बर्फ़ गिरता ही नहीं है। तो ये सारा प्रभाव जो है ग्लोबल वार्मिंग का ही है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन था अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स व्हाई। हिंदी में जो प्रश्न था वो था कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका सही उत्तर था पृथ्वी पर आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें धरती पर पहुंचने के लिए अत्यधिक दूरी तय करती हैं तथा किरणें बिखर जाती हैं। इसलिए ध्रुवों की ओर आतपन की मात्रा घटती जाती है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, जब हम
ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है कि इस सूर्य की किरणें जो होती हैं वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर तो सीधी पड़ती है, मगर ध्रुवों की ओर वो तिरछी होती जाती है। और दूसरा आतापन कम होने का ये कारण था कि सूर्य की किरणों को, अब यहाँ से आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा तक जो है सूर्य की दूरी वो कम है, जबकि ध्रुवों तक उनकी दूरी ज़्यादा है। तो एक लंबे क्षेत्र को तय करके सूर्य की किरणें ध्रुवों तक पहुँचती हैं, तो इससे भी आतपन की मात्रा कम हो जाती है। तीसरा इसका कारण था कि पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें जो है ध्रुवों की ओर, उनको जो है सूर्य की किरणों को एक बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करना पड़ता है, वो फैल जाती हैं, सूर्य की किरणें जो है फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं वो। इसके कारण भी सूर्य ताप की मात्रा ध्रुवों पर कम होती जाती है। तो ये इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैच करने के लिए था। तो इसमें पहला जो ऑप्शन था, पहला जो पॉइंट था वो था व्यापारिक पबनी किस तरह की पबनी है। तो व्यापारिक पबनी स्थायी पबनी होती हैं। लू गर्म क्षेत्रों में चलती है। तो ये किस तरह की पवनें हैं, ये उन क्षेत्रों में ही चलती हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर लू चलती है। तो ये स्थानीय पवनें हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के हर भाग पर नहीं चलती हैं। आगे है मॉनसून। आजकल बरसात का मौसम है। मॉनसून हमारे भारत के उत्तरी भाग में पहुंच चुकी है और लगातार बारिश हो रही है। तो मॉनसूनी किस तरह की पबनी है। तो ये मौसमी पबनी है। हमारे भारतवर्ष में उत्तरी भाग में जून से लेकर अगस्त सितंबर तक मॉनसून रहती है। तो ये मौसम के आधार पर आती है। नेक्स्ट फोर्थ है इसमें पवन। पवन क्या होती है, पवन किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है पवन की क्षैतिज गति। पवन की क्षैतिज गति को पवन कहा जाता है, या वायु की क्षैतिज गति को पवन कहा जाता है। तो ये वर्कशीट थी जो आपने सॉल्व करनी थी। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया है तो वो अभी शाम तक वर्कशीट को सॉल्व कर ले, वीडियो को देखें और इसको सॉल्व करें। और जिन बच्चों ने सॉल्व कर ली है वो भी अपने उत्तरों की जांच कर लें और सॉल्व करने के पश्चात अपनी नोटबुक का फ़ोटो ग्रुप में भेजें ताकि उसकी जांच हो सके, आपकी कॉपी चेक की जा सके। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।